Hello students, welcome to revision series of Adi Career Point. I hope that you all are doing well. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिविजन सीरीज के वीडियो में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के PYQ which is the part 3 of this video। और इस वीडियो में हम कुछ और नए कार्टून बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आया हुआ है। So this is the first cartoon based question. Look at this cartoon carefully and try to answer the question asked. Okay? तो जो क्वेश्चन इस कार्टून से पूछा गया है उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिए। The given image refers to which policy of India since 1991? So student, this particular image is related with which particular chapter? This image is related with your Asian topic, alternative centers of power, जिसका नाम अब जो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर रखा गया है। तो वहाँ ये जो एशियन वाले जो सब टॉपिक है उस पर ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कार्टून वहां से लिया गया है। और वो जब कार्टून की हम बात कर रहे हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जब एशियन की बात कर रहे हैं तो हम ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में भी जो है किसी पर्टिकुलर एरिया से बात करते हैं। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है इंडिया अपने बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है एंड दैट नेम ऑफ दैट पॉलिसी दैट इंडिया स्टार्टेड टू फॉलो सिंस 1991 इज व्हाट? इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी। ओके, तो अगर हम बात करें लुक ईस्ट पॉलिसी की, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है स्टूडेंट, इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम 2014 में बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखा गया। ओके, तो आपको हो सकता है पूछा जाए कि न्यू नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, कि इस पॉलिसी का नया नाम क्या है? इस पॉलिसी का नया नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया किन कंट्रीज के साथ में बहुत ही ज्यादा अपने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करना चाहता है। तो उनमें से सबसे पहली कंट्री है चाइना, चाइना के अलावा जापान, जापान के अलावा साउथ कोरिया, या इसके अलावा पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं उनके साथ, राइट? दैट इज फॉर एग्जांपल थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एटसेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉलिसी एज शोन इन दिस इमेज। तो भाई आखिर इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है? इस पॉलिसी से इंडिया को क्या फायदा है, क्या बेनिफिट होगा, क्यों आखिर इंडिया जो है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता है? सो द करेक्ट आंसर इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉलिसी इज व्हाट? इट लेड टू ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन, यानी एशियन कंट्रीज के साथ, ईस्ट एशियन नेशंस के साथ इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेक्शन करना चाहता है। इसके अलावा इंडिया इज इंटरेस्टेड इन एशियन, जो अभी मैंने बताया कि चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ तो रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता ही हमारा इंडिया, लेकिन एशियन कंट्रीज के साथ भी जो एशियन खुद अपने आप में आज के टाइम पे बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए इकोनॉमिक फील्ड में एक ग्रेटर पावर के रूप में आगे आ रहा है। तो इंडिया भी चाहता है कि एशियन में वो भी अपने उनके साथ चले, एशियन कंट्रीज के साथ चले। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया एशियन के साथ इंटरेक्शन जो कर रहा है उसमें इंडिया को स्टिफ कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंडियाज रोल इन एशियन। तो इंडिया का रोल एशियन में आखिर क्या है? सो लेट्स टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, इंडिया साइन फ्री ट्रेड एरियाज। इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया साइन किया किसके साथ? विद 3 एशियन मेंबर्स। तो स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज विद विच इंडिया साइन, आइडेंटिफाई द एशियन कंट्रीज और एशियन मेंबर्स with whom India signed free trade agreements, okay, or free trade areas, that is Malaysia, Singapore and Thailand। इनमें से 2 नाम भी पूछे जा सकते हैं या इनमें से 3 नाम भी पूछे जा सकते हैं। आखिर ये फ्री ट्रेड एरियाज है क्या? तो फ्री ट्रेड एरियाज पर जिस पर एशियन बहुत फोकस कर रहा है, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2 फील्ड, 2 फील्ड पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एशियन बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एक है आपका लेबर
और दूसरी है आपकी सर्विसेज पर, राइट, लेबर एंड सर्विसेज पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ आपको चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ कई सारी सर्विसेज को भी जनरेट करने के बारे में एशियान आगे सोच रहा है और इंडिया जो है इसलिए खुद भी FTA साइन करना चाहता है एशियान के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the second cartoon based question of today's video. Now the question associated with this particular cartoon, so which part of this cartoon is related to China? एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आइडेंटिफाई द कार्टून एंड फ्रॉम विच कंट्री इट इज रिलेटेड। तो आप इस कार्टून को आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है और या तो फिर आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो इस कार्टून पे अगर आप ध्यान देंगे तो दो सिंबल्स इस कार्टून में दिखाया गया है, एक है आपका ड्रैगन का इमेज और दूसरा है आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो दीज टू सिंबल्स एक्चुअली चाइना के पावर को डिपिक्ट करता है, इसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस कार्टून इज एक्चुअली रिलेटेड विद चाइना और चाइना के कौन से दो ऐसे सिंबल्स को इस कार्टून में दिखाया गया है, दैट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द ड्रैगन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the strength of China on the basis of what? On the basis of this cartoon. तो इस कार्टून के बेसिस पर आपको चाइना के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ओके, so China has been the fastest growing economy since reform started. तो चाइना में रिफॉर्म कब स्टार्ट हुआ स्टूडेंट? 1970 से चाइना में जो है एक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। चाइना ने अपने ओल्ड सोवियत मॉडल को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ चाइना ने अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना शुरू किया। तो जब से चाइना ने कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी बहुत ही आगे बढ़ने लग गई, राइट, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। और आज के टाइम पे इसकी इकोनॉमी इतनी एडवांस हो चुकी है कि 2040 तक चाइना का ये मानना है, तो ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि 2040 तक ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है दैट इज यूएस इकोनॉमी, उस यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक करके एक सुपर पावर के रूप में खड़ी हो सकती है। ओके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, आखिर इसकी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ क्या है? तो द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी इज इट्स पॉपुलेशन, इसका जो बड़ा पॉपुलेशन है, इसके लैंड मास, इनके पॉलिटिकल रिसोर्सेज एंड रीजनल लोकेशन और साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, राइट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन विच रीजन? इन ईस्ट एशियन रीजन में, यानी कि ईस्ट एशिया में चाइना एक लीडर के रूप में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली चाइना आने वाले टाइम पे एक ग्रेटर पावर के रूप में बढ़ सकता है एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना में बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड। क्या कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर होगा इन द वर्ल्ड में। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद टू आर्गुमेंट। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या चाइना सच में नेक्स्ट सुपर पावर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कौन कौन से पॉइंट इसे जस्टिफाई करते हैं? चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो इनमें से कोई भी दो आप पॉइंट अपने आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो भी आप इन 5 पॉइंट को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट दैट चाइना इज बिकमिंग अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। अभी मैंने आपको बताया कि चाइना एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि बाय 2040 ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक कर देगी। और साथ ही साथ चाइना को ईस्ट एशियन कंट्रीज के ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है और इस पर्टिकुलर रीजन में यानी कि ईस्ट एशियन रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है एज ए ग्रेटर पावर, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी बल्कि इनकी मिलिट्री भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड चाइना हैज बिकम द नेक्स्ट इकोनॉमिक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो चाइना को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनाता है, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड इट हैज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चाइना के पास में बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है
that allow it to make big investment in other countries and develop an outward looking growth. तो चाइना के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि चाइना उन पैसों को दूसरे कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकता है। केवल चाइना एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन नहीं बना दुनिया की बाकी कंट्रीज के लिए कि वो चाइना में इन्वेस्ट करे, बल्कि चाइना के पास भी खुद इतना पैसा है कि वो दूसरे कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट। एंड जब ये इन्वेस्टमेंट चाइना खुद कर रही है तो ऑब्वियसली इससे चाइना को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और चाइना एक डोमिनेंट पावर के रूप में सामने आएगा। इसके अलावा चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है। Now the next question. So student, look at this question and this particular topic is this particular picture based question is from security chapter. तो चलिए इस particular image से related question को check करते हैं। Now what do the soldier and the pigeon shown in the cartoon symbolizes? तो soldier और pigeon को जिसको इस कार्टून में दिखाया गया है वो किस चीज का सिंबल है? तो अगर हम pigeon के बारे में बात करें तो जनरली pigeon is a symbol of peace, लेकिन सोल्जर क्यों यहाँ पर? क्या वो लड़ने जा रहे हैं पीस के साथ में, पिजन के साथ में? तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो पिजन सिंबलाइजेस पीस। तो कबूतर जो होता है वो हमेशा पीस को सिंबल करता है। पीस के लिए हम व्हाइट पिजन को यूज करते हैं खासकर। एंड आर्मी मैन रिप्रेजेंट इन द फोर्स टू मेंटेन पीस। तो यहाँ पर जो आर्मी मैन को रिप्रेजेंट किया गया है इस इमेज में, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई वार हो गया है तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वार या तो हम दो तरीके से वार को स्टॉप कर सकते हैं। एक हम उसमें इंटरफेयर करके दोनों के म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ में कि भाई आप भी मान जाइए, आप भी मान जाइए, म्यूचुअली आप एग्री कर लीजिए बिकॉज वार इज नॉट गुड। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर वार स्टार्ट हो गया किसी भी तरह से आप उसे नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पर हुआ था, इराक इन्वेडेड कुवैत और कई बार यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव लिया कि इराक को बोले कि भाई आप कुवैत पर अटैक करना बंद कीजिए, राइट, कुवैत की टेरिटरीज को कैप्चर करना बंद कीजिए। लेकिन जब इराक नहीं माना तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद यूएन जो है परमिशन देता है और यूएसए जो है अपने सोल्जर्स के साथ 6,60,000 सोल्जर्स को लेकर के फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ उनके साथ वो जाता है, इराक पर अटैक करता है, विच इज पॉपुलरली नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यानी वॉर दो वजह से होता है, एक आप खुद जाकर के किसी देश के साथ लड़ रहे हो और अशांति फैला रहे हो, और दूसरा वार हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि कई बार जब सामने वाला जो है नहीं मान रहा है तो उसे समझाने की हम बहुत कोशिश करते हैं और जब नहीं मानते हैं तो फिर हम उसे फोर्सफुली रोकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? इस कार्टून से हमें कौन सा मैसेज मिलता है? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। So sometimes it is essential to use force if peace has to be maintained by the use of peacekeeping force. Very important। कई बार अभी मैंने बताया कि ये बहुत जरूरी हो जाती है फोर्स को यूज करने की जब हम पीस को लाना चाहते हैं और पीस लाने के लिए हमें फोर्स यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the cartoon, what task is the soldier trying to accomplish? तो इस कार्टून के बेसिस पे सोल्जर जो है कौन से टास्क को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है? So answer is the soldier is trying to tame the bird, which means to maintain peace by using force. इस particular कार्टून में इस इमेज में सोल्जर जो है वो बर्ड को टेम करने की कोशिश कर रहा है, जिसका ये मतलब है कि हमें अगर शांति लानी है, अगर हमें युद्ध रोकना है तो उसके लिए हमें कई बार फोर्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको तीनों कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट, ऑल दीज कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। तो प्लीज आप ऐसे ही बाकी दूसरे भी जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस है आपकी बुक में उससे प्रैक्टिस कीजिए। जिस जगह पे जो कार्टून दिया हुआ है, जो इमेज दिया हुआ है, उस इमेज से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके उस पर्टिकुलर पेजेस में होते हैं, तो उन्हें रीड कर लीजिए केयरफुली, ताकि अगर जो भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आए उसे आप कंप्लीट कर पाए।
Okay, so thank you for watching this video student, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, and ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे जरूर शेयर कीजिए. Okay, bye, take care.